गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8। आज हम पढ़ेंगे हिंदी भारत की खोज जो किताब है हिंदी में, उसके बारे में। उसका पहला पार्ट है अहमदनगर का किला। ठीक है, इसमें कुछ मुख्य बिंदु हैं, जिसमें पहला है भारत की खोज जो किताब है उसके विषय में, जो किसके द्वारा लिखी गई है, जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा, जो स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। अहमदनगर का किला, जिसमें उन्होंने अपना समय व्यतीत किया 13 अप्रैल 1944 में। अतीत का भार, अतीत का दबाव। सन 1953 में नेहरू जी ने अहमदनगर के किले का पुनः यात्रा की। ठीक है, इसके बारे में हम देखते हैं। तब तक आपको कुछ बताते हैं इस पुस्तक के बारे में या और भी नेहरू जी से संबंधित। जैसे जवाहरलाल नेहरू ने 3 कालजयी कृतियों की रचना की है, जिसमें पहला है विश्व इतिहास की झलकियां, दूसरा है आत्मकथा और भारत की खोज। ठीक है, इस पुस्तक में भारत की खोज की रचना 1944 में अप्रैल से सितंबर के बीच में अहमदनगर किले के जेल में हुई। ठीक है, यह पुस्तक 9 अगस्त 1942 से 28 मार्च 1945 के बीच के अपने साथियों और सहबंधियों को समर्पित की गई है। ठीक है, पुस्तक की भूमिका में नेहरू ने कारावास के अपने इन साथियों को बहुत सम्मान से स्मरण किया है। कारावास के जीवन की कठिनाइयों और कष्टों के बावजूद उन्होंने असामान्य रूप से योग्य और सुसंस्कृत रूप से व्यक्तियों के सौहार्द को अपना सौभाग्य माना है। ठीक है, ये इस पुस्तक की बहुत सारी चीजें हैं, खासियत है। ठीक है, और इसमें कुछ और चीजें हैं, देखते हैं नेहरू जी के बारे में जब उन्होंने इस पुस्तक की रचना की, लिखी। ठीक है, देखिए, सच्चे अर्थों में नेहरू जी आधुनिक भारत के निर्माता हैं। महात्मा गांधी की अगुवाई में उन्होंने आजादी की लड़ाई में सक्रिय भाग लिया। सन 1947 में अंग्रेजों की गुलामी से देश आजाद हुआ और वे 1947 से 1964 तक प्रधानमंत्री रहे। भारत के अलावा उन्हें दुनिया भर के एक ऐसे धर्मनिरपेक्ष मानववादी राजनीतिज्ञ के रूप में जाना जाता है जिन्होंने विश्व शांति और समाजवादी आदर्शों के लिए जीवन भर आवाज बुलंद की। ठीक है, इनके बारे में एक महान राजनेता के साथ साथ उनकी प्रसिद्धि एक लेखक के रूप में भी सर्वविदित है। उनकी पुस्तकों में विश्व इतिहास की झलकियां, आत्मकथा और भारत की खोज, ये सब क्या है, एकदम क्लासिक का दर्जा हासिल की है। ठीक है, भारत की खोज उनकी अंग्रेजी में लिखी पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया का हिंदी अनुवाद है। ठीक है, इसे उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 1944 में 1944 में अहमदनगर के किले में अपने 5 महीने के कारावास के दिनों में लिखा था। पुस्तक रूप में यह प्रकाशित हुई 1946 में। इस पुस्तक में नेहरू जी ने सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर भारत की आजादी तक विकसित हुए भारत की बहुविधि समृद्धि, संस्कृति, धर्म, जटिल अतीत, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, विलक्षण भाषा में बयान किया है। अल्बर्ट आइंस्टाइन के शब्दों में इस पुस्तक में एक महान देश के गौरवशाली अतीत और आध्यात्मिक परंपराओं की समझ हासिल होती है। 6-7 दशक पहले लिखी गई यह पुस्तक आज भी उन सभी के लिए प्रासंगिक है जो इस महान महादेश के राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकास को एक ऐतिहासिक क्रमबद्धता में जानना और समझना चाहते हैं। ठीक है, इस पुस्तक के बारे में बाकी हम इसकी थोड़ी थोड़ी झलकियां किताब में देखते हैं। यह देखिए, सन 1953 में जवाहरलाल नेहरू ने
अहमदनगर किले का पुनः यात्रा की उस समय के चित्र है। ये देखिए जेल है अहमदनगर किला, ठीक है, जहां पर वो थे। यह मेरी 9वीं जेल यात्रा थी। कौन कहता है? नेहरू जी। हमें यहाँ आए 20 महीने से भी अधिक समय हो चुका था। जब हम यहाँ पहुंचे तो अंधियारे आकाश में झिलमिलाते दूज के चांद से हमारा स्वागत किया। शुक्ल पक्ष शुरू हो चुका था, ठीक है। तब से हर बार जब नया चांद उगता तो मुझे जैसे याद दिलाता कि मेरे कारावास का 1 महीना और बीत गया। चांद मेरे बंदी जीवन का अस्थायी सहचर रहा। मतलब कि एक जेल में बंद होने के, जेल के 4 दीवारियों में बंद होने के समय नेहरू जी का साथी कौन बना? चंद्रमा। वही मुझे इस बात की याद दिलाता कि अंधेरे के बाद उजाला आता है, ठीक है। यहाँ पर अंधेरे के बाद उजाला का अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कष्ट के बाद सुख का दिन आता है, ठीक है। आगे देखते हैं। अहमदनगर किले का वह कक्ष जहां 1942 से 45 में जवाहरलाल नेहरू जी को रखा गया था। देखिए यहाँ पर ये चित्र है, ठीक है। अतीत का भार। दूसरी जेलों की तरह यहाँ अहमदनगर के किले में भी मैंने बागवानी करना शुरू कर दिया। मैं रोज कई घंटे तपती धूप में भी फूलों के लिए क्यारियां बनाने में बिताने लगा। मिट्टी बहुत खराब थी, पथरीली और पुराने मलबे और अवशेषों से भरी हुई। चूंकि यह इतिहास स्थल है इसलिए अतीत में इसने कई युद्ध और महाराजाओं की दुर्भिसंधियां देखी हैं। मतलब बता रहे हैं कि जिस मिट्टी में वो खुदाई करके पौधा लगाते थे उसमें कुछ ऐसी चीजें थी जो साक्ष्य थे, जो गवाह थे कि यहाँ पर पहले बहुत युद्ध हुआ था और वहां पे कई सारी संधियां भी हुई थी, मित्रता भी हुई थी। यहाँ का इतिहास बहुत पुराना नहीं है। घटनाओं की दृष्टि से इसकी कोई विशेष अहमियत भी नहीं है, पर इससे जुड़ी एक घटना आज भी याद की जाती है। यह घटना है चांद बीबी नाम की एक सुंदर महिला के साहस की कहानी, जिसने इस किले की रक्षा के लिए अकबर की शाही सेना के विरुद्ध हाथ में तलवार उठाकर अपनी सेना का नेतृत्व किया, पर अंत में उसकी हत्या उसके अपने ही एक आदमी के हाथों हुई। खुदाई के दौरान हमें जमीन की सतह के बहुत नीचे दबे हुए प्राचीन दीवारों के हिस्से और कुछ गुंबदों और इमारतों के ऊपरी हिस्से मिले। हम बहुत दूर नहीं जा सकते क्योंकि न तो अधिकारियों से इसकी मंजूरी मिली और न ही हमारे पास इस काम को जारी रखने के साधन थे। अब मैंने कुदाल छोड़कर हाथ में कलम उठा ली, पर मैं जब तक आजाद नहीं हो जाता और कर्म के माध्यम से वर्तमान को अपने अनुभव का हिस्सा नहीं बना लेता, मैं उसके बारे में नहीं लिख सकता, ठीक है। तो यहाँ पर हमने पढ़ा कि जब वो जेल में थे तो उन्होंने जो जो अनुभव किया या वहाँ जो उनको मालूम चला, जैसे चांद बीवी के बारे में, तो वो सारी चीजों को अब वो क्या करना चाहते थे? कलमबद्ध करना चाहते थे, मतलब लिखना चाहते थे, ठीक है। मैं उसके बारे में नहीं लिख सकता, न ही पैगंबर की भूमिका अख्तियार कर मैं फिलहाल भविष्य के बारे में लिख सकता हूँ। बचा रहता है अतीत, पर मैं उसके बारे में भी किसी इतिहासकार या विद्वान की तरह विद्वतापूर्ण शैली में नहीं लिख सकता। मैं पहले की ही तरह अपने आज के विचारों और क्रियाकलापों के साथ संबंध स्थापित करके ही उसके बारे में कुछ लिख सकता हूँ। गेटे ने एक बार कहा था कि इस तरह का इतिहास लेखक अतीत के भारी बोझ के एक सीमा तक राहत दिलाता है, ठीक है। तो कहने का अर्थ ये है कि वह लिखना चाह रहे हैं लेकिन उनके ऊपर क्या है? अतीत का भार है। अब अतीत का दबाव देखते हैं क्या है। दबाव भला हो या बुरा, दोनों तरह अभिभूत करता है। कभी कभी यह दबाव दम घोटू होता है, मतलब लगता है कि घुटन भरी है जीवन, खास तौर पर उन लोगों के लिए जिनकी जड़ें बहुत
पुरानी सभ्यता में होती हैं, मसलन भारत और चीन की सभ्यताएं। आखिर मेरी विरासत क्या है? मैं किन बातों का उत्तराधिकारी हूँ? क्या उन सबका जिस मानवता ने दसियों हजारों साल के दौरान हासिल किया, जिस उसकी विजयों के उल्लास का, उसकी पराजयों के दुखद यंत्रणा का, मानव के उस हैरत अंग्रेज साहसिक कार्यों का जिसकी शुरुआत युगों पहले और जो अब भी जारी है और हमें आकर्षित करती है, मैं इस सब का वारिस हूँ। साथ ही जब उस सब का भी जिसमें पूरी मानव जाति की साझेदारी है। हम भारतवासियों की विरासत में एक खास बात है जो अनोखी नहीं, क्योंकि कोई व्यक्ति औरों से एकदम अलग नहीं होता। अलबत्ता एक बात हम लोगों पर विशेष रूप से लागू होती है जो हमारे रक्त, मांस और अस्थियों में समाई है। इसी विशेषता से हमारा वर्तमान रूप बना है और हमारा भावी रूप बनेगा। मतलब यहाँ पर कह रहे हैं नेहरू जी कि जो भारतीय हैं उनके अंदर ये सारे गुण होते हैं, ठीक है। इसी विशिष्ट विरासत जो हमें अपने लोगों से, पूर्वजों से जो ये विशेष रूप की विरासत मिली है, इस विरासत का विचार वर्तमान पर लागू करने की बात एक लंबे अरसे से मेरे मन में घर किए है। मैं इसी के बारे में लिखना चाहता हूँ। विषय की कठिनता और जटिलता मुझे भयभीत करती है। मुझे लगता है कि मैं सतही तौर पर इसका स्पर्श ही कर सकता हूँ। कहने का अर्थ ये है कि विषय वस्तु क्या है, बहुत अधिक है, ठीक है, और बहुत विस्तृत है। लेकिन अगर मैं लिखूंगा, नेहरू जी कहते हैं, तो मैं इसे सिर्फ क्या कर पाऊंगा, स्पर्श कर पाऊंगा, छू पाऊंगा, मतलब काफी बढ़िया से इसकी व्याख्या नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो यहीं पर खत्म करते हैं, फिर आगे देखते हैं अगली कक्षा में अगला पार्ट। इसको अच्छे से रीडिंग करिएगा और जो मेन पॉइंट है उनको अंडरलाइन कर लीजिएगा। आज की कक्षा यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।